बाहर आंगन में डीजे का कान फाड़ देने वाला शोर गूंज रहा था। होली का हुड्डंग अपने चरम पर था और पूरा गांव रंगों में नहाया हुआ था। मैं बचने के लिए घर के अंदर भाग आई थी और हाँफ रही थी। मेरी सफेद सूती साड़ी पानी से हल्की भीग चुकी थी और मेरे शरीर से चिपक गई थी। मैं अभी अपनी सांसों को काबू में करने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी पीछे से किसी ने दबे पांव आकर मुझे दबोच लिया। इससे पहले कि मैं मुड़कर देख पाती, उस आदमी के दोनों सख्त हाथ मेरी कमर पर कस गए। उसने मुझे पूरी ताकत से अपनी तरफ खींचा और मेरी पीठ उसके चौड़े सीने से जा लगी। मैं डर के मारे चीखने ही वाली थी कि उसका एक हाथ सीधा सीधे मेरे बदन पर हाथ डाल दिया। उसकी मुट्ठी में भरा हुआ गीला लाल रंग मेरे अंदर तक फैल गया। रंग के साथ साथ उसकी खुरदरी उंगलियां भी मेरी त्वचा को बुरी तरह खरोच रही थीं। वो कोई और नहीं, पड़ोस का आवारा लड़का राहुल था। मैं छटपटाई, खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, पर उसकी पकड़ किसी लोहे की जंजीर जैसी थी। उसने अपना मुंह मेरे कान के बिल्कुल पास लाया और एक बहुत ही घटिया भूखे जानवर जैसी आवाज में फुसफुसाया, दुबई वाले भैया ने तो आपको बिल्कुल सूखा ही छोड़ दिया है भाभी जी। आज ये राहुल आपको पूरा भिगो देगा। उसकी बातों में और उसकी नजरों में एक ऐसे कुत्ते वाली हवस थी जिसे कई दिनों से मांस न मिला हो। उसने मुझे कमर से उठाया और जबरदस्ती घसीटते हुए मेरे बेडरूम की तरफ ले जाने लगा। मैं, छोड़ दो, कोई आ जाएगा राहुल, छोड़ मुझे, चिल्लाने का नाटक कर रही थी, पर वो हवस में इतना अंधा हो चुका था कि उसे मेरी कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उसने मुझे पूरी ताकत से बिस्तर पर दे मारा और पलटकर कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। वो अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए एक खौफनाक मुस्कान के साथ मेरी तरफ पलटा। उसकी आंखों में आज मुझे नोच खाने की पूरी तैयारी थी। दोस्तों, यहां रुकिए। इस खौफनाक मंजर को देखकर आप सबको यही लग रहा होगा ना कि मैं एक बेबस लाचार औरत हूं। आप सोच रहे होंगे कि आज इस बंद कमरे में मेरी आबरू लुटने वाली है, लेकिन हकीकत इस मंजर से बिल्कुल अलग थी। सच तो ये था कि इस बेडरूम का दरवाजा मैंने खुद उसके लिए खुला छोड़ा था और वो जो कुछ भी मेरे साथ करने जा रहा था वो मेरी एक बहुत बड़ी, बहुत ही खतरनाक साजिश का सिर्फ एक मोहरा था। उस हवसी लड़के को तो भनक भी नहीं थी कि वो मेरा शिकार करने नहीं आया है, बल्कि खुद मेरे बिछाए हुए जाल में अपनी गर्दन फंसाने आया है। इस खौफनाक खेल की शुरुआत आज से नहीं, बल्कि 4 महीने पहले हुई थी। यहां तक पहुंचने के लिए और ये समझने के लिए कि मैंने एक संस्कारी औरत होकर भी अपना जिस्म दांव पर क्यों लगाया, आपको मेरे साथ 4 महीने पीछे चलना होगा। मेरी उस जिंदगी में जो कभी बहुत खुशहाल हुआ करती थी। मेरा नाम अंजलि है। 4 महीने पहले तक मेरा एक बहुत ही सुखी और सीधा साधा परिवार था। मेरे पति विक्रम गांव में ही एक छोटी सी दुकान चलाते थे और खेतीबाड़ी देखते थे। मेरे ससुर जी गांव के बहुत ही शरीफ और इज्जतदार आदमी थे। हमारी जिंदगी में कोई कमी नहीं थी। हमारे पास गांव के हाईवे से लगी हुई एक बहुत ही कीमती पुश्तैनी जमीन थी। उस जमीन की कीमत आज के समय में लगभग 5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी और यही जमीन हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। गांव के सरपंच रघुवीर सिंह, उनकी गंदी नजर सालों से हमारी इस जमीन पर थी। सरपंच बहुत ही ताकतवर, पैसे वाला और नीच किस्म का आदमी था। उसने मेरे ससुर जी को कई बार डराया, धमकाया कि वो जमीन उसे कौड़ियों के भाव बेच दे, पर ससुर जी ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कह दिया कि जब तक जान है पुश्तैनी जमीन नहीं बेचेंगे। और बस इसी बात का बदला सरपंच ने बहुत ही खौफनाक तरीके से लिया। उसने अपने रसूख और पैसे के दम पर झूठे गवाह खड़े किए, जाली कागज बनवाए और हमारी उस 5 करोड़ की जमीन पर कोर्ट में मुकदमा ठोक दिया। उसने रातों रात हमारी ही जमीन पर अपना ताला जड़ दिया।
ससुर जी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। जिस जमीन को उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा था, उसे किसी और के कब्जे में देखकर उन्हें उसी रात दिल का दौरा पड़ा और वो हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। ससुर जी के जाने के बाद हमारे घर का आसमान ही गिर पड़ा। कोर्ट कचहरी, वकीलों की फीस और मुकदमों के चक्कर में हमारे घर का सारा पैसा पानी की तरह बह गया। हम पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। घर में 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए थे। विक्रम, जो कभी हंसता खेलता रहता था, अब दिन रात चिंताओं में डूब गया। उसने सरपंच से लड़ने की बहुत कोशिश की, पर हम गरीब लोग उस ताकतवर भेड़िए का क्या बिगाड़ लेते। पुलिस भी उसकी, कानून भी उसका और गांव वाले भी उसी के डर से चुप थे। आखिरकार विक्रम ने हार मानकर एक बहुत ही कड़वा फैसला लिया। केस लड़ने के लिए और घर चलाने के लिए उसने गांव के ही एक सेठ से भारी कर्जा लिया और मजदूरी करने के लिए दुबई जाने का फैसला कर लिया। मुझे आज भी वो रात याद है जब विक्रम अपना सूटकेस पैक कर रहा था। वो मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोया था। मुझे माफ कर देना अंजलि, मैं तुम्हें इस तरह अकेले छोड़कर जा रहा हूं, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर मैं पैसे नहीं कमाऊंगा तो हम ये जमीन हार जाएंगे और बाबूजी की आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी। मैंने अपने आंसू पीते हुए उसे हिम्मत दी और दुबई विदा कर दिया। विक्रम के जाने के बाद मैं उस बड़े से पुश्तैनी घर में बिल्कुल अकेली रह गई और मेरे अकेलेपन का सबसे ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश की सरपंच के बिगड़ैल बेटे राहुल ने। राहुल 22 साल का एक निहायती बदतमीज, आवारा और अय्याश लड़का था। बाप के पैसे की गर्मी उसके सिर पर चढ़कर बोलती थी। गांव की हर लड़की और औरत उसे बचकर चलती थी और अब उसकी गिद्ध जैसी नजरें मुझ पर गड़ चुकी थी। हमारा घर सरपंच के घर के बिल्कुल बगल में था। विक्रम के जाने के कुछ ही दिनों बाद मैंने नोटिस करना शुरू किया कि राहुल मुझे कुछ ज्यादा ही घूरने लगा है। मैं जब भी सुबह आंगन में झाड़ू लगाती या छत पर कपड़े सुखाने जाती, वो हमेशा अपनी छत की मुंडेर पर खड़ा मिलता। उसकी नजरें मेरे चेहरे पर नहीं, बल्कि मेरे बदन के उतार चढ़ाव पर टिकी रहती थी। वो जानबूझकर अपने दोस्तों के साथ जोर जोर से गंदी बातें करता ताकि मुझे सुनाई दे। शुरू में मुझे बहुत घिन आती थी। मेरा खून खौल उठता था कि जिस बाप ने हमारा सब कुछ छीन लिया, उसका बेटा अब मेरी आबरू पर नजर डाल रहा है। मैं रोती थी, कमरे में छिपकर भगवान से पूछती थी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। पर एक दिन जब मैं आईने के सामने खड़ी अपनी आंखों के नीचे पड़े काले घेरों को देख रही थी, तभी मेरे अंदर की रोती हुई अंजलि मर गई और उसकी जगह एक ऐसी औरत ने ली जिसके सीने में बदले की आग धधक रही थी। मैंने आईने में खुद को देखा। मेरा रूप, मेरा जिस्म, यही तो वो चीज थी जिसे देखकर उस राहुल के मुंह से लार टपकती थी। तो क्यों ना मैं इसी हवस को अपना हथियार बना लूं। मुझे मेरे ससुर जी की मौत का और विक्रम के दुबई में धक्के खाने का बदला लेना था। कहावत है ना, लोहा ही लोहे को काटता है। सरपंच ने पैसे और ताकत से हमें मारा था, अब मैं उसके बेटे को उसकी हवस के जाल में फंसा कर मारूंगी। मैंने तय कर लिया कि मैं राहुल को इस कदर पागल कर दूंगी कि वो खुद अपने हाथों से मुझे मेरी वो 5 करोड़ की जमीन वापस ला कर देगा। और यहीं से शुरू हुआ मेरा वो खौफनाक और गंदा खेल, जिसने मेरी रूह को तो मैला किया पर मेरे मकसद को जिंदा कर दिया। खेल का पहला दांव मैंने व्हाट्सएप पर चला। कुछ दिनों पहले उसने मुझे एक अनजान नंबर से मैसेज किया था, भाभी जी आज लाल साड़ी में गजब ढा रही थी छत पर, नजरें नहीं हट रही थी मेरी। आमतौर पर मैं ऐसा मैसेज देखते ही नंबर ब्लॉक कर देती और विक्रम को बता देती, पर उस रात मैंने अपने कांपते हाथों से उस मैसेज का रिप्लाई टाइप किया। मैंने लिखा, तुम्हें लाल रंग इतना ही पसंद है क्या राहुल? मेरा ये मैसेज जाते ही जैसे राहुल के दिमाग के तार हिल गए होंगे।
उसे यकीन ही नहीं हुआ कि जिस अंजलि भाभी को वो महीनों से छेड़ने की कोशिश कर रहा था, उसमें आज पलटकर जवाब दिया है। उसका तुरंत रिप्लाई आया, पसंद तो बहुत कुछ है भाभी जी, पर क्या करें, कुछ चीजें दूसरों की अमानत होती हैं। मैंने भी बिना डरे जवाब दिया, अमानत तो जमीन भी हमारी थी, पर तुम्हारे पापा ने छीन ली ना। जब वो छीन सकते हैं तो तुम सिर्फ पसंद करके क्यों रुक गए? मेरा ये मैसेज एक सीधा आमंत्रण था, एक ऐसा इशारा था जिसमें राहुल के अंदर के सोए हुए जानवर को पूरी तरह जगा दिया। उसे लगने लगा कि मैं दुबई में अपने पति के बिना तड़प रही हूं और मुझे भी किसी मर्द के सहारे की जरूरत है। और उस रात के बाद हमारे बीच व्हाट्सएप पर बातों का सिलसिला शुरू हो गया। रोज रात को जब पूरा गांव सो जाता, तब मेरे फोन की स्क्रीन जल उठती। वो मुझे मैसेज करता, क्या कर रही हो भाभी, नींद नहीं आ रही क्या अकेले? मैं जानबूझकर उसे उकसाने वाले जवाब देती, नींद तो तब आए ना जब कोई सुलाने वाला हो। करवटें बदलकर थक गई हूं। मेरे ऐसे जवाब पढ़कर वो पागल होने लगता था। वो मुझसे मेरे जिस्म के बारे में, मेरे और विक्रम के रिश्तों के बारे में गंदी गंदी बातें पूछने लगा। मुझे अपने ही हाथों से वो सब टाइप करते हुए मुझे खुद से इतनी घिन आ रही थी कि मैं बता नहीं सकती। पर हर बार जब मेरा मन पीछे हटने को करता, मुझे अपने ससुर जी की वो चिता याद आ जाती और विक्रम का वो रोता हुआ चेहरा याद आ जाता। मैं अपनी आंखों के आंसू पोंछती और फिर से राहुल को अपने जाल में उलझाने लगती। वो कहता, भाभी एक बार बस रात को दरवाजा खोल दो, कसम से ऐसी गर्मी दूंगा कि दुबई वाले को भूल जाओगी। मैं उसे ललचाती, इतनी जल्दी क्या है राहुल, जो चीज आसानी से मिल जाए उसमें वो मजा कहाँ? अभी तो सिर्फ बातों का मजा लो। मैंने बातों से तो उसे पूरा अपने काबू में कर लिया था, पर मुझे उसे शारीरिक रूप से भी तड़पाना था, ताकि उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह से मेरी मुट्ठी में आ जाए। एक दिन दोपहर के वक्त मैं छत पर अपने गीले बाल सुखा रही थी। मुझे पता था कि राहुल अपनी छत पर है और मुझे ही घूर रहा है। मैंने जानबूझकर ऐसा नाटक किया जैसे मुझे पता ही नहीं है कि वो वहां है। मैंने धीरे से अपने ब्लाउज का पल्लू थोड़ा सा खिसकने दिया। मेरे गोरे कंधे और कमर का हिस्सा खुली धूप में चमकने लगा। मैं कनखियों से देख रही थी। राहुल की आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो बार बार अपना होठ चबा रहा था। मैंने पलटकर मुड़ने का नाटक किया और तभी अचानक ऐसा दिखाया जैसे मेरा पैर फिसल गया हो। आह! मैं हल्की सी आवाज निकालकर मुंडेर के पास गिर पड़ी। राहुल से रहा नहीं गया। वो अपनी छत से कूदकर हमारी छत पर आ गया। भाभी, क्या हुआ? चोट लग गई क्या? उसने पास आकर बहुत ही बेताबी से पूछा। मैं जमीन पर बैठी थी। उसने मुझे उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। जैसे ही मेरे मुलायम हाथों ने उसके हाथों को छुआ, मैंने देखा उसके पूरे शरीर में एक करंट सा दौड़ गया। उसने मुझे सहारा देकर खड़ा किया। खड़ा करते वक्त उसने जानबूझकर अपना एक हाथ मेरी नंगी कमर पर टिका दिया। मुझे मन कर रहा था कि उसे एक जोरदार तमाचा मारूं और छत से नीचे फेंक दूं, पर मैंने अपने गुस्से को पी लिया। मैंने उसे धक्का नहीं दिया, बल्कि मैंने अपनी नजरें झुका ली और एक बहुत ही शर्मीली सी मुस्कान अपने चेहरे पर ला दी। हाथ छोड़ो राहुल, कोई देख लेगा, मैंने बहुत ही धीमी और नशीली आवाज में कहा। उसने मेरी कमर को हल्का सा और दबाया और फुसफुसाया, देखने दो, अब तो जो देखना है मुझे ही देखना है। मैंने तुरंत अपना हाथ छुड़ाया और शर्माते हुए नीचे सीढ़ियों की तरफ भाग गई। उस एक स्पर्श ने और मेरी उस झूठी मुस्कान ने राहुल का पूरा दिमाग खराब कर दिया था। उसे 100% यकीन हो चुका था कि मैं उसके लिए पूरी तरह से तैयार हूं और बस किसी सही मौके का इंतजार कर रही हूं। और वो सही मौका आने वाला था, होली के दिन। होली से ठीक एक रात पहले बाहर होलिका दहन का कार्यक्रम चल रहा था।
मैं अपने अंधेरे कमरे में बैठी थी। मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। कल मेरा सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक दांव खेला जाने वाला था। तभी मेरे फोन पर व्हाट्सएप की बीप बजी। राहुल का मैसेज था, भाभी, कल होली है और मैंने कसम खाई है कि कल सबसे पहला रंग आपको मैं ही लगाऊंगा, और वो रंग सिर्फ आपके गालों पर नहीं लगेगा। कल मैं आपको हर तरफ से अपने रंग में रंग दूंगा, तैयार रहना। उसका मैसेज पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसका इरादा साफ था। कल वो सारी हदें पार करने के इरादे से आने वाला था। मैंने भी अपने कांपते हाथों को काबू किया और एक ऐसा रिप्लाई भेजा जिसने उसकी रातों की नींद उड़ा दी होगी। मैंने लिखा, मुझे भी इंतजार रहेगा राहुल, कल देखना ये है कि तुम में कितनी गर्मी है। मैसेज सेंड करने के बाद मैंने फोन साइड में रख दिया। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। मैं एक औरत होकर अपनी इज्जत, अपनी आबरू से एक ऐसा जुआ खेलने जा रही थी जिसमें अगर मैं जरा सी भी चूकी तो मेरी जिंदगी हमेशा के लिए नर्क बन जाएगी। पर मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। मुझे अपने पति का सम्मान और हमारी वो 5 करोड़ की जमीन उस खूंखार सरपंच के जबरे से निकालनी थी। मैंने एक गहरी सांस ली और अपने कमरे की अलमारी की तरफ बढ़ी। मुझे कल के खेल की एक बहुत ही बारीक और खौफनाक तैयारी करनी थी। एक ऐसी तैयारी जो राहुल को पूरी जिंदगी के लिए मेरा गुलाम बना देने वाली थी। दोस्तों, मैं जानती हूं आप मेरी ये कहानी सुनकर हैरान होंगे। शायद आप में से कुछ लोग मुझे गलत भी समझ रहे होंगे कि एक शादीशुदा औरत होकर मैंने एक गैर मर्द से ऐसी गंदी बातें क्यों की। मैं अपनी आबरू को आग के पास ले जा रही थी, सिर्फ उस आग से अपने घर का चिराग जलाने के लिए। मेरा दिल डर से बुरी तरह कांप रहा था। अगर आपको मेरी ये हिम्मत, मेरी ये मजबूरी और मेरा खतरनाक फैसला पसंद आया हो, अगर आपको लगता है कि अपने परिवार के लिए एक औरत का ये रूप लेना गलत नहीं था, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। कल होली की सुबह होने वाली थी। रंग, गुलाल, डीजे का शोर और उस शोर के बीच मेरा वो खौफनाक खेल, जिसमें मैं राहुल को ऐसा नशा पिलाने वाली थी जिसके बाद वो एक खूंखार जानवर बनने वाला था। और फिर वो होने वाला था जिसकी कल्पना उस हवसी लड़के ने अपने सबसे भयानक सपने में भी नहीं की होगी। कहानी यहां खत्म नहीं हुई है। असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। होली की वो सुबह मेरी जिंदगी की सबसे भयानक और सबसे जरूरी सुबह थी। रात भर मैं एक पल के लिए भी सो नहीं पाई थी। आंखों में नींद नहीं, बल्कि एक खौफनाक आग जल रही थी। सुबह के 8 बजते बजते बाहर सड़कों पर डीजे की कान फाड़ देने वाली आवाजें गूंजने लगी थीं। होली है के नारों और गालियों के बीच लोग नशे में धुत होकर नाच रहे थे। मुझे इसी शोर का इंतजार था। ये शोर मेरी सबसे बड़ी ढाल बनने वाला था, क्योंकि आज इस बंद घर में जो होने वाला था, उसकी चीखें इस शोर के बाहर नहीं जानी चाहिए थी। मैंने जानबूझकर एक बहुत ही पुरानी सफेद रंग की सूती साड़ी पहनी थी। मैंने अपने बाल खुले छोड़ दिए थे और चेहरे पर एक अजीब सी बेबसी का नाटक ओढ़ लिया था। मैं रसोई में गई। वहां मैंने ठंडाई के 2 गिलास तैयार किए। एक गिलास मेरे लिए था, जो बिल्कुल सादा था, लेकिन दूसरा गिलास वो राहुल के लिए था। उस गिलास में मैंने रात को ही पिसवा कर रखी हुई भांग की 4 भारी गोलियां मिला दी थी। ये कोई आम भांग नहीं थी। गांव के एक पुराने ठेके से मंगवाई गई इतनी तेज भांग थी जो किसी भी आदमी के दिमाग की सोचने समझने की ताकत को पूरी तरह सुन्न कर दे। मुझे राहुल को सिर्फ उकसाना नहीं था, मुझे उसे जानवर बनाना था। एक ऐसा जानवर जो अपनी हवस में अंधा होकर मेरी बिछाई हुई बिसात पर खुद आकर गिरे। ठंडाई तैयार करने के बाद मैं अपने बेडरूम में आई। यही वो कुरुक्षेत्र था जहां आज आखिरी बाजी खेली जाने वाली थी।
मेरे बेडरूम में पलंग के ठीक सामने एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी जिसमें शीशे के दरवाजे लगे थे। मैंने अपना स्मार्टफोन लिया, उसे साइलेंट मोड पर डाला और उसकी ब्राइटनेस बिल्कुल 0 कर दी। मैंने उस फोन को अलमारी के शीशे के पीछे किताबों के एक छोटे से ढेर के बीच इस तरह छिपाया कि उसका सिर्फ कैमरा बाहर की तरफ झांक रहा था। कैमरे का एंगल बिल्कुल सीधा मेरे पलंग पर था। पलंग का एक एक कोना उस फ्रेम में साफ नजर आ रहा था। मैंने गहरी सांस ली, अपने कांपते हाथों से वीडियो रिकॉर्डिंग का लाल बटन दबाया और अलमारी का शीशा हल्का सा खुला छोड़ दिया। अब रिकॉर्डिंग चालू थी। मेरा जाल बिछ चुका था। बाहर गली में हुड़दंग बढ़ गया था। तभी मेरे घर के लोहे के गेट पर किसी ने जोर से लात मारी। भाभी जी, दरवाजा खोलो, होली है। ये आवाज राहुल की थी। उसकी जुबान भारी हो रही थी। शायद वो पहले से ही शराब या किसी नशे में था। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। डर से मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे, पर मैंने खुद को संभाला। मैंने बाहर आंगन में जाकर गेट की कुंडी खोल दी। गेट खुलते ही राहुल अंदर आ गया। वो लाल, पीले और काले रंगों से बुरी तरह पुता हुआ था। उसकी आंखें लाल थीं और उनमें जो दरिंदगी थी, उसे देखकर कोई भी औरत खौफ से कांप जाए। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। क्या बात है भाभी जी, आज तो बिल्कुल कोरी सफेद साड़ी पहनी है। उसने बहुत ही घटिया तरीके से हंसते हुए कहा। मैंने अपनी नफरत को छिपाते हुए एक हल्की सी मुस्कान दी। रंग तो लग ही जाएगा राहुल, पहले गला तो तर कर लो, बहुत थक गए होगे नाचकर। मैं अंदर से वो ठंडाई की ट्रे ले आई। मैंने सादा गिलास खुद उठाया और भांग वाला गिलास उसकी तरफ बढ़ा दिया। वो मुझे घूरते हुए गिलास गट गट करके एक ही बार में पूरा पी गया। वाह भाभी, ठंडाई में जो मजा आपके हाथों से है वो और कहीं नहीं। उसने गिलास नीचे रखा। अब मुझे सिर्फ 10 मिनट का इंतजार करना था। मैं आंगन में रखे पानी के ड्रम के पास जाकर खड़ी हो गई और बहाने से अपनी साड़ी पर हल्का सा पानी डाल लिया। पानी पड़ते ही साड़ी मेरे शरीर से चिपक गई। राहुल वहीं खड़ा मुझे देख रहा था। धीरे धीरे वो भांग अपना असली रंग दिखाने लगी। राहुल के कदम लड़खड़ाने लगे। उसका दिमाग अब पूरी तरह हवस और नशे के कंट्रोल में जा चुका था। और फिर वही हुआ जिसका आपको और मुझे इंतजार था। उसने दबे पांव आकर मुझे पीछे से दबोच लिया। उसके सख्त हाथ मेरी कमर पर कस गए। उसने मुझे पूरी ताकत से अपनी तरफ खींचा। मैं चीख पाती उससे पहले ही उसने मुट्ठी भर लाल रंग मेरी गर्दन से होते हुए मेरी साड़ी के अंदर तक रगड़ दिया। रंग के साथ साथ उसकी खुरदरी उंगलियां भी मेरी त्वचा को खरोच रही थी। उसने मेरे कान के बिल्कुल पास मुंह लाया और फुसफुसाया, दुबई वाले भैया ने तो प्यासा ही छोड़ दिया है। आज ये राहुल सारी तड़प मिटा देगा। उसने मुझे कमर से उठाया और जबरदस्ती घसीटते हुए मेरे उसी बेडरूम की तरफ ले गया जहां कैमरा चालू था। छोड़ दो, कोई आ जाएगा राहुल, छोड़ मुझे। मैं पूरी ताकत से चिल्लाने का नाटक कर रही थी, पर वो हवस में अंधा हो चुका था। उसने मुझे बेडरूम के अंदर धकेला और पलटकर दरवाजे की कुंडी लगा दी। खट की आवाज के साथ ही कमरे का माहौल बिल्कुल बदल गया। अब हम दोनों उस बंद कमरे में अकेले थे और तीसरी चीज थी वो चालू कैमरा। उसने मुझे पूरी ताकत से पलंग पर धक्का दिया। मैं पीठ के बल बिस्तर पर गिर पड़ी। वो एक खौफनाक मुस्कान के साथ मेरी तरफ बढ़ा। बहुत तड़पाया है तूने मुझे व्हाट्सएप पर, आज सारी कसर निकालूंगा। उसने अपनी शर्ट के बटन एक झटके में उतार दिए और शर्ट उतारकर फेंक दी। वो पलंग पर मेरे ऊपर चढ़ाया। मैं पीछे खिसक रही थी और रोते हुए गिड़गिड़ाने का नाटक कर रही थी। हाथ जोड़ती हूँ राहुल, मुझे छोड़ दे। मेरे पति जान से मार देंगे मुझे, प्लीज मुझे जाने दे। मेरे इस गिड़गिड़ाने ने उसके अंदर के शैतान को और बड़ा कर दिया। उसे लगा कि वो एक शेर है
और मैं एक बेबस बकरी। आज कोई पति नहीं बचाएगा तुझे, आज तू सिर्फ मेरी है, उसने चिल्लाकर कहा। अब वक्त आ गया था। कैमरे में उसकी हर हरकत, उसका वो डायलॉग, आज कोई नहीं बचाएगा तुझे, और मेरी वो बेबसी, सब कुछ बिल्कुल साफ साफ रिकॉर्ड हो चुका था। सबूत पक्का हो चुका था। मेरा काम खत्म हो गया था और अब उसका खेल खत्म करने की बारी थी। जैसे ही उसने मेरे ऊपर पूरी तरह से अपना वजन डाला, मैंने रोना और कांपना बिल्कुल बंद कर दिया। मेरी आंखों के आंसू अचानक सूख गए और मेरी नजरों में एक खूंखार मौत जैसी शांति आ गई। राहुल एक पल के लिए मेरे चेहरे का ये बदलता हुआ भाव देखकर ठिठका, पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, मैंने अपने दोनों घुटनों को अपनी छाती तक मोड़ा और पूरी जी जान की ताकत लगाकर उसके पेट के निचले हिस्से और छाती के बीच एक जोरदार लात मारी। भांग के नशे में उसका शरीर वैसे ही संतुलन खो चुका था। मेरी उस अचानक और पूरी ताकत वाली लात से वो हवा में पीछे की तरफ उछला और धड़ाम से कमरे के फर्श पर जा गिरा। फर्श पर गिरते ही उसके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल गई। वो दर्द के मारे पेट पकड़कर फर्श पर सिकुड़ गया। भांग का आधा नशा तो उस एक लात और दर्द से ही उतर गया था। मैं धीरे से पलंग से उठी। मैंने अपनी साड़ी का पल्लू अपने कंधे पर रखा। अब मैं वो बेचारी डरी हुई अंजलि नहीं थी। मैं वो औरत थी जो अपने घर और अपने हक के लिए एक भेड़िए का शिकार करने उतरी थी। मैं चलकर अलमारी के पास गई। मैंने शीशा खोला और अपना फोन बाहर निकाल लिया। मैंने स्क्रीन देखी, 12 मिनट की रिकॉर्डिंग, एकदम फुल HD क्वालिटी में। मैंने शांति से स्टॉप बटन दबाया और वीडियो को सीधा अपने ईमेल और एक प्राइवेट क्लाउड फोल्डर में सेव कर दिया। राहुल फर्श पर पड़ा दर्द से कराहते हुए मुझे देख रहा था। उसकी लाल आंखों में अब हवस नहीं, बल्कि एक अजीब सा खौफ और कंफ्यूजन था। ये क्या है? तूने मुझे मारा क्यों? और ये फोन? वो हकलाते हुए बोला। मैं उसके पास गई और उसके ठीक सामने घुटनों के बल बैठ गई। मेरे चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी की भी रूह कपा दे। तू मुझे अपनी हवस का शिकार बनाने आया था ना राहुल? मैंने धीमी पर एकदम सख्त आवाज में कहा। मैंने अपने फोन की स्क्रीन उसकी आंखों के बिल्कुल सामने कर दी और वो वीडियो प्ले कर दिया। वीडियो में साफ दिख रहा था कि कैसे उसने दरवाजा बंद किया, कैसे उसने शर्ट उतारी और कैसे मैं हाथ जोड़कर भीख मांग रही थी और वो मेरे ऊपर चढ़ रहा था। ये देखकर राहुल के चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ गया। जो लाल रंग उसके चेहरे पर लगा था वो भी अब सफेद पड़ गया लगा। ये तूने क्या किया अंजलि भाभी? ये वीडियो, इसे डिलीट कर दो। उसकी आवाज कांपने लगी। वो उठने की कोशिश करने लगा, पर मैंने अपना पैर उसकी छाती पर रखकर उसे वापस फर्श पर दबा दिया। डिलीट कर दूं? मैं हंसी, एक बहुत ही खौफनाक हंसी। इस 12 मिनट के वीडियो को बनाने के लिए मैंने पिछले 4 महीने से अपने ज़मीर को मारा है राहुल। रातों को जाग कर तेरी गंदी बातें सुनी है, अपनी इज्जत को तेरे सामने परोसा है। तू और तेरा वो सरपंच बाप, तुम दोनों को लगा था कि मेरे ससुर के मरने के बाद और विक्रम के दुबई जाने के बाद मैं एक कमजोर औरत हूं। तुम हमारी 5 करोड़ की जमीन हड़प लोगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरी आंखों से नफरत की आग बरस रही थी। ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है राहुल, ये तेरी मौत का फरमान है। एक औरत के साथ बंद कमरे में की गई गंदी हरकत, वो भी सरपंच के बेटे के द्वारा। जानता है, अगर मैंने ये वीडियो अभी के अभी जिले के SP साहब को भेज दिया और गांव के सारे WhatsApp ग्रुप में डाल दिया तो क्या होगा? राहुल की सांसें अटक गईं। उसे अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। तेरी जिंदगी जेल की चक्की पीसते हुए सड़ेगी। पुलिस तुझे वो डंडे मारेगी कि तू बैठ नहीं पाएगा, और तेरा वो बाप, उसकी सरपंची और राजनीति एक दिन में मिट्टी में मिल जाएगी। गांव वाले तुम्हारे घर पर पत्थर मारेंगे।
मैं एक एक शब्द चबा चबा कर बोल रही थी। नहीं भाभी, प्लीज ऐसा मत करना। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरे पैर पकड़ता हूँ। मेरा करियर खराब हो जाएगा। मेरे पापा मुझे जान से मार देंगे। जो लड़का 15 मिनट पहले मुझे नोचने के लिए कुत्ते की तरह हाँफ रहा था, वो अब मेरे पैरों में पड़ा गिड़गिड़ा रहा था। करियर तो तेरा मैं अभी इसी वक्त खराब कर सकती हूँ, पर मुझे तेरी जिंदगी से ज्यादा अपनी जमीन में दिलचस्पी है। मैंने फोन वापस अपनी जेब में रखा। कान खोलकर सुन ले राहुल, कल सुबह 10 बजे तक तेरा बाप पंचायत के सामने ये कबूल करेगा कि उसने जमीन के फर्जी कागज बनवाए थे और वो हमारी पुश्तैनी जमीन के कागज मेरे नाम पर वापस ट्रांसफर करेगा, बिना किसी शर्त के। पर पापा कैसे मानेंगे? वो जमीन नहीं छोड़ेंगे, राहुल ने रोते हुए कहा। वो तेरी समस्या है। जाकर अपने बाप को ये वीडियो दिखा देना और कहना कि या तो जमीन छोड़ दे या अपने इकलौते बेटे को उम्र भर के लिए जेल में सड़ता हुआ देखे। और हाँ, अगर तुम लोगों ने मेरे साथ कोई चालाकी करने की कोशिश की या मुझ पर हमला करने की सोची, तो याद रखना, ये वीडियो क्लाउड पर है। अगर मुझे कुछ हुआ तो ये अपने आप पुलिस और मीडिया तक पहुंच जाएगा। मैं उठी और मैंने दरवाजे की कुंडी खोल दी। अब निकल जा मेरे घर से, इससे पहले कि मैं सच में पुलिस को फोन कर दूं। राहुल लड़खड़ाते हुए उठा। उसने अपनी शर्ट उठाई और बिना मेरी तरफ दोबारा देखे एक डरे हुए चूहे की तरह पूंछ दबाकर मेरे कमरे से भाग गया। अगली सुबह जो हुआ वो पूरे गांव के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। सुबह 10 बजे सरपंच खुद अपने कुछ आदमियों के साथ मेरे दरवाजे पर खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई घमंड नहीं था, उसकी आंखें झुकी हुई थीं। उसके साथ राहुल भी खड़ा था, जिसका चेहरा किसी मरे हुए इंसान जैसा था। सरपंच ने बिना एक शब्द कहे जमीन की रजिस्ट्री के कागज मेरी तरफ बढ़ा दिए। इस पर मेरे दस्तखत हैं अंजलि। केस वापस ले लिया है मैंने। ये जमीन तुम्हारी थी और तुम्हारी ही रहेगी। सरपंच ने बहुत ही दबी हुई और कांपती हुई आवाज में कहा। मैंने कागज लिए और उन्हें चेक किया। सब बिल्कुल सही था। सरपंच ने हाथ जोड़े। अब उस वीडियो को डिलीट कर देना। मेरी इज्जत मिट्टी में मत मिलाना। इज्जत कमाने से मिलती है सरपंच जी, किसी बेबस का हक छीनने से नहीं। वीडियो मेरे पास हमेशा रहेगा, आपकी औकात याद दिलाने के लिए, मैंने सीधा जवाब दिया। सरपंच और उसका बेटा चुपचाप वहां से चले गए। उसी दोपहर मैंने दुबई में विक्रम को फोन किया। जब मैंने उसे बताया कि हमारी 5 करोड़ की जमीन हमें वापस मिल रही है और केस खत्म हो गया है, तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो काम बड़े बड़े वकील नहीं कर पाए वो मैंने घर बैठे कैसे कर दिया। मैंने उसे पूरी सच्चाई नहीं बताई। मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरे इस खौफनाक खेल के बारे में जाने। मैंने बस इतना कहा, भगवान ने हमारा हक हमें वापस दिला दिया विक्रम। अब तुम्हें वहां धक्के खाने की जरूरत नहीं है। तुम वापस अपने घर आ जाओ। दोस्तों, कुछ लोग कहेंगे कि मैंने गलत किया। मैंने एक औरत की मर्यादा लांघी, गंदी बातें की और किसी को उकसाया, पर मुझे कोई पछतावा नहीं है। जब कानून और समाज आपके लिए अपने दरवाजे बंद कर ले और कोई ताकतवर भेड़िया आपका सब कुछ छीनने पर आमादा हो, तो एक औरत को अपनी रक्षा के लिए खुद ही हथियार उठाना पड़ता है। मेरा हथियार मेरा दिमाग और मेरी ये चाल थी। आप ही बताइए, क्या मैंने जो किया वो गलत था? क्या अपने परिवार को सड़क पर आने से बचाने के लिए और एक हवसी जानवर को उसकी औकात दिखाने के लिए मेरी ये चालाकी गलत थी? अगर मैं ये सब नहीं करती तो शायद वो लोग मुझे और मेरे पति को जीते जी मार डालते। आप मेरी जगह होते तो क्या करते? अगर आपको लगता है कि मेरा ये खौफनाक फैसला सही था और मैंने एक असली शेरनी की तरह अपने घर को बचाया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबाकर इस परिवार का हिस्सा जरूर बनिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली
और समाज की असली सच्चाई दिखाने वाली कहानियां लेकर आती रहूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि कैसे एक बार मेरे अपने ही देवर ने मुझे... खैर, अगर आप वो खौफनाक कहानी जानना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो आ रहा है उस पर अभी क्लिक कीजिए। मैं वहीं आपका इंतजार कर रही हूं।